अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब। प्रोग्राम पार्टनर के साथ न्यूयॉर्क से मुखातब हूं। हम आज एक बड़े खूबसूरत पार्क में बैठे हुए हैं। तो मेरे साथ आज मेहमान शख्सियत हैं जनाब आदिल मुग़ल, अमेरिका में तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट हैं और आईटी के प्रोफेशन से हैं। मैं आज इनसे जो बातचीत करूँगा, क्योंकि ये रियासत जम्मू कश्मीर से हैं, वादी नीलम से हैं और यहाँ पे एज ए स्टूडेंट ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल है, उसके लिए क्या क्या स्ट्रगल करनी पड़ती है। जी आदिल भाई, थैंक यू, आपने टाइम दिया। ये बताएं कि आप एज ए स्टूडेंट वहाँ से आए और एक दूर दराज इलाके से, नीलम वैली से आप आए, और यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या मुश्किलात हैं, क्या क्या स्ट्रगल्स हैं। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। स्ट्रगल तो बहुत है यहाँ पर। लाइक जैसे ही आप एयरपोर्ट से अंदर आ जाते हैं तो पहले ही स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपके पास वो राइट्स नहीं होते जो एक नॉर्मल शायद जो बंदा जॉब के लिए आता है या जो इमिग्रेंट्स आते हैं उनके लिए होते हैं। वो सारे के सारे राइट्स स्टूडेंट के पास नहीं होते। आप काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। लाइक आपका कहने का मतलब यह है कि जो इमिग्रेंट वीज़े पे आते हैं उनको यहाँ पे आते साथ ही उनके लिए जो बेनिफिट्स हैं शुरू हो जाते हैं, और स्टूडेंट के लिए काफ़ी मुश्किल है। हाँ, हम क्योंकि ना तो परमानेंट रेजिडेंट होते हैं, नॉन इमिग्रेंट स्टेटस होता है, तो आप वो चीज़ें नहीं ले सकते जो बाय लॉ, आप वो चीज़ें नहीं एलिजिबल नहीं होते जो आम दूसरे लोगों के लिए होती हैं। तो वही स्ट्रगल होती है। दूसरा फिर आपको पता है कि बाय लॉ आप जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होते एकदम में से। यूके की तरह नहीं है यूएस है कि आप पहले दिन से जाएंगे और आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आपको कहीं से इंटर्नशिप मिल जाती है या कुछ हो जाती है, फिर भी बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं जो सीपीटी आपको नहीं देते। वो कहते हैं 6 महीने, एक सेमेस्टर आप गुजारें, उसके बाद आपको ये मिलेगी। तो फिर आपको रिलाई करना पड़ता है लाइक पाकिस्तान के ऊपर ही, वहाँ से पैसे लेकर आने पड़ते हैं। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी होते हैं। लाइक यहाँ पर जब आप आते हैं तो सबसे पहले रिहाइश का फाइंड करना, क्योंकि रिहाइश के लिए आप किसी के पास भी जाएंगे तो आप स्टूडेंट होंगे, आपके पास क्रेडिट स्कोर नहीं होगा, आपके पास कोई प्रूफ ऑफ एड्रेस नहीं होगा, कोई प्रूफ ऑफ और चीज़ें नहीं होगी, तो गेटिंग गुड अकोमोडेशन इज़ आल्सो प्रॉब्लम। तो मतलब अगर इन जनरल देखा जाए तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन ये आप वहाँ से घर का माहौल छोड़ के तो यहाँ पे जब आते हैं तो क्या वहाँ से सोच के आते हैं कि वहाँ पे जाएंगे, हमें हर चीज़ वहाँ पे मिल जाएगी? सोच के तो सब यही आते हैं कि जन्नत में आ रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पर आते हैं तो असल जन्नत को अचीव करने के लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ती है ना। नाज़रीन, ये स्टूडेंट जो यहाँ पे आते हैं ना, ये मेरा प्रोग्राम करने का भी मकसद है कि वो कितनी स्ट्रगल यहाँ पे करते हैं। और स्पेशली जो लड़के आते हैं उनके लिए तो चलो वो सर्वाइव कर लेते हैं, मुश्किलात के साथ ही सर्वाइव करते हैं, लेकिन सर्वाइव कर जो यहाँ पे बच्चियाँ आती हैं वहाँ से, जो यंग लड़कियाँ आती हैं, उनके लिए सर्वाइवल कितना मुश्किल है। बहुत देखिए, पहली बात यह है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है ना, तो आपको पहले पाकिस्तान में थोड़ा स्टेबल होकर यहाँ पर आना चाहिए। क्योंकि अगर आप स्टेबल होकर नहीं आते ना तो आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, मैं पर्सनली जानता हूँ, टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत सारे स्टूडेंट को जानता हूँ जो डिप्रेस्ड हुए हैं यहाँ पर आकर। क्योंकि देखिए, आपके पास लीगल राइट नहीं होता, आपको काम नहीं करना पड़ता, फिर लोग आर्ट जॉब्स की तरफ जाते हैं जो कि लीगली राइट नहीं है, ठीक है। अब आप अपने आप रेस्ट ले रहे हैं ना, कहीं पे भी आप अगर आर्ट जॉब करते हुए पकड़े जाते हैं या कुछ और हो जाता है तो आप तो क्या, क्योंकि आपके फ्यूचर जिस काम के लिए आए हैं वो भी नहीं हो रहा। और फिर जो यूनिवर्सिटीज़ होती है ना, जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती है, उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। अब वो स्टूडेंट ये सोच के नहीं आते एक सेमेस्टर की फ़ीस लेकर आ जाएंगे। अब वो सोचते हैं शायद जाकर वहाँ पर दूसरे सेमेस्टर के लिए वो यहाँ पर बना लेंगे, लेकिन आई थिंक इतना पॉसिबल नहीं होता कि अगर आपकी फ़ीस ज़्यादा है उसमें, फिर लोग अच्छी यूनिवर्सिटी से ट्रांसफ़र करते हैं दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में, लो स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आते हैं। तो लाइक पहले दिन से स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अगर आप सही डेडिकेशन के साथ करते हैं तो इसके बेनिफिट भी होते हैं काफ़ी। आप क्या समझते हैं कि वहाँ से लोग जो पैसे दे के एजेंटों से वीज़ा लेते हैं इतना महंगा, और फिर एज ए स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, उनके लिए कोई फ्यूचर है? वो इतना पैसा बना सकते हैं यहाँ पे? अगर तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो आप तो बना सकते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं बना सकते, लेकिन आपके पास पीछे पैसा नहीं है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे आके आप ज़ीरो से स्टार्ट करें, या तो आप वहाँ से इन्वेस्ट वहाँ से लेके आएँ तो डिफरेंट है। अगर यहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट करें तो
उसका क्या है? हाँ, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है क्योंकि इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर ग्रीन कार्ड होल्डर भी आजकल रोल रहे हैं, तो एक स्टूडेंट के लिए कैसे हम कह सकते हैं कि वो इतनी आसानी से अचीव कर सकता है। हाँ, अगर आप डिग्री कंप्लीट करते हैं, डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप सिक्योर कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास 3 साल का चांस होता है अगर आप स्टेम फील्ड के अंदर हैं, तो अगर अच्छी जॉब आप ले लेते हैं, वो आप पे बहुत डिपेंड करेगा कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, नेटवर्क कितना अच्छा कर सकते हैं, कनेक्शन कितने जल्दी बना रहे हैं और इंटरव्यू कितने जल्दी कंप्लीट कर रहे हैं। क्योंकि आप जब पाकिस्तान से आ रहे होते हैं, हम लोगों का बहुत ज़्यादा मसला होता है, क्योंकि आपको कम्पीट करना होता है पूरी दुनिया के साथ, इंडियन के साथ कम्पीट करना होता है, और यहाँ पर रेफरल बहुत चलता है, आपको इस पता है जॉब मार्केट के अंदर। सही। अब इंडियन का रेफरल पहले ही इतने ज़्यादा होते हैं, आपको चाइनीज़, यूरोपियन, हर कंट्री के बंदे के साथ आपको compete करना है, तो हम इतने मेरे ख्याल में उस लेवल के ऊपर नहीं होते। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होते, आपको मेहनत करनी पड़ेगी उनके साथ आने। अभी रिसेंटली मेरे दोस्त हैं, ठीक है, वो कोलंबिया से उसने किया है, अब वो पाकिस्तान गया है एक पाकिस्तानी कंपनी के थ्रू, क्योंकि रेफरल बेस चल रहा है ना सिस्टम सारा। सही। तो उसको H1B चाहिए था, क्योंकि आगे उसका स्टेम के बाद उसको, तो वो उसने कंपनी वो ज्वाइन किया ताकि वो उनको वीज़ा दे देंगे। तो ऐसा नहीं होता, आपको बहुत सारे स्टेजेस से होकर ही सक्सेस मिलती है, तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको। आप एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, राइट? हाँ जी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की यहाँ पे क्या उनकी जॉब अपॉर्चुनिटी कैसी हैं? अगर आपके पास पेपर भी हों, आपके पास यहाँ पे सरमाया भी हो, तो आप क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे? ओह, फिर तो बहुत कुछ कर सकते हैं। लाइक टू बी ऑनेस्ट, एक तरीका है कि आप किसी कंपनी के साथ काम करें। उसका तरीका ये है कि आप ड्यूरिंग स्टडी आप कुछ और ना करें, सिर्फ इंटर्नशिप के ऊपर फोकस करें, स्किल को अच्छा बनाएं, और जैसे ही आपकी डिग्री कंप्लीट होती है आपको बड़ी अच्छी जॉब मिल जाएगी। और यहाँ पर ऑन एवरेज जो मेरा नॉलेज है, आपकी जो पर एनुअल सैलरी जाती है वो 100 अबाव जाती है। तो लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए एक अच्छी सैलरी होती है, उसमें आपके बेनिफिट्स, बोनसेस, अ लॉट ऑफ अदर स्टफ उसमें। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपके पास, आप अमेरिकन होने चाहिए और आपके पास यहाँ का स्टेटस होना चाहिए, क्योंकि जो बड़ी कंपनी है वो तो जॉब नहीं देती विदाउट स्टेटस के। डेफिनेटली। अब प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि अभी आपने देखा होगा H1B भी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होता है, फिर दूसरा वीज़ा के ऊपर जाते हैं वो भी कंपटीशन होता है। तो अब कंपनीज़ भी मोस्टली रिमोट इंजीनियर हायर कर रही हैं, क्योंकि उनको सस्ते पड़ते हैं, ये वीज़ा का प्रोसेस नहीं करना पड़ता, क्योंकि एक बंदे का वीज़ा प्रोसेस के लिए भी आपको काफ़ी सारे पैसे देने पड़ते हैं और चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो ऐसा मैं नहीं कह सकता कि कंपनी हायर नहीं करती, स्टिल कंपनी बहुत सारी हायर करती है, लेकिन आपको उस काबिल, आपका स्किल से डिपेंड, आपका स्किल सेट अल्टीमेटली करता है। अगर आप अच्छे हैं ना तो कंपनी आपको छोड़ेगी नहीं, अगर आप काम के नहीं हैं तो कंपनी आपको रखेगी नहीं। ये इन मुल्कों की ये तो खूबसूरती है कि अगर आप हार्ड वर्कर हैं, अगर आप अपने काम में माहिर हैं, तो ये आपको फिर जाने नहीं देते। हाँ, डेफिनेटली इनके बेनिफिट होती है। और यहाँ पर आपको पता है एक अच्छा बंदा फाइंड करना काफ़ी मुश्किल होता है, और अगर आपको मिल जाता है उसको ट्रेन करना, फिर उसको सस्टेन करना, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। अच्छा आदिल भाई, ये बताएं कि जितनी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हैं हमारे मुल्क में भी है, आज़ाद कश्मीर में स्पेशली, या पाकिस्तान को भी इसमें इंक्लूड कर लें? डिपेंड, टू बी ऑनेस्ट, मैं पर्सनली ये कहता हूँ कि डिपेंड बंदे पे करता है। मैं ख़ुद भी वहाँ से भी कमाता था, ठीक है, बैठ के, और वही अपॉर्चुनिटीज़ आप अवेल कर रहे थे, क्योंकि स्पेशली अगर आईटी की फील्ड के अंदर देखें ना, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हर वक्त होती हैं। वही अपॉर्चुनिटी आपके लिए भी है, वही अपॉर्चुनिटीज़ दूसरे यहाँ के बंदे के लिए भी है। अब आप कैसे उसको अचीव करें ये आप पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करें, सारे इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो नहीं मिलेगी आपको जॉब। सो आई थिंक आईटी में तो हम इतना नहीं कह सकते। यहाँ पर ये लेवरेज होती है कि आप जाकर लोगों से फिजिकली मिल सकते हैं, नेटवर्क बना सकते हैं, रेफरल बना सकते हैं, ज़्यादा इजी हो जाता है। पाकिस्तान में शायद ये थोड़ा सा लैग करे, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ देखो लिए। मेरे कितने दोस्त हैं, मेरा दोस्त है पाकिस्तान से बैठ कर उसने क्रॉस ओवर के ऊपर जॉब लिया, $5000 पाकिस्तान में बैठ कर ले रहा है, जो कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग नहीं ले रहे। अच्छा, वहाँ इंटरनेट का भी इशू है, काफ़ी सारे इशू हैं, तो अगर जॉब मिल जाती है, इंटरनेट ही ना हो तो फिर क्या करेंगे आप? ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इंटरनेट का इशू है, लेकिन अक्सर जो है ना वो मीडिया पे भी आता है कि इंटरनेट बहुत स्लो है। लोग जो पिछले अरसे में काफ़ी सारा ये मामला थे कि वहाँ इंटरनेट नहीं चलता था। हम तो वैसे भी बड़े बैकवर्ड इलाके से हैं,
आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो नाइजेरिया का है, ठीक है। तो नाइजेरिया की तो हालात पाकिस्तान से ज़्यादा ख़राब है ना। बिल्कुल। तो उसके पास लाइट नहीं होती थी, उसके पास इंटरनेट नहीं होता था, तो कंपनी ने उसको पैसे दिए हैं, ठीक है, कि आप सोलर सिस्टम लगाएं अपना। उसको फिर इंटरनेट भी अच्छा करवा कर दिया। तो क्योंकि कंपनी को पता था कि वो बंदा काम का है, तो वो अगर काबिल है, कंपनी ने उसके लिए यहाँ से सारा सिस्टम भेजा है, ठीक है। उसके लिए बिजली का इशू था, क्योंकि वो होता है। तो जब आप एक कंपनी में आ जाते हैं, आपका स्किल सेट इस लेवल का होता है, तो वो कंपनी आपको फैसिलिटेट करती है इन चीज़ों में। आदिल भाई, आप आज़ाद कश्मीर से हैं और स्पेशली अपने इलाके में क्या करना चाहते हैं आप? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे अच्छा आपका बिज़नेस होता है, आईटी में आप ग्रो करते हैं, एक बड़े इंसान बन जाते हैं, एक आपके पास दुनिया की हर सहूलत होती है, तो अपने इलाके के लिए, अपने गांव के लिए, अपने वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए क्या करेंगे? मैं सबसे पहले मेरी कोशिश ये होगी कि उनको फैसिलिटीज़ दे, और फैसिलिटीज़ मीन के ऐसे रिसोर्सेज दे कि वो कुछ कमा सकें, कुछ बन सकें। क्योंकि मेन चीज़ ये होती है कि आपके पास जब रिसोर्सेज होंगे ना, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है ना, तो आप नहीं बढ़ सकते। तो उसमें सबसे बेसिक चीज़ जो है वो एजुकेशन है मेरे ख्याल में। एजुकेशनल रिसोर्सेज आप प्रोवाइड करें, अच्छे इंस्टीट्यूट हों जहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन आपको अच्छे तरीके से स्किल बेस्ड एजुकेशन दी जाए ना, तो वो बेहतर है। और दूसरा ये कि यहाँ पर अगर मेरा कनेक्शन बनता है इन फ्यूचर, मेरे पास जब सारी चीज़ें होती हैं, तो फिर मैं उनको यहाँ की अपॉर्चुनिटी ट्रांसफार्म करूँगा अपने इलाके के लोगों के लिए, जिसमें वर्चुअल एम्प्लॉयज़ होते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं, आईटी इंजीनियर्स, आईटी के लोग, मेडिकल के अंदर आप देखें बहुत सारे मेडिकल बिलिंग होती है, या और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हम यहाँ से दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जो हम कर सकते हैं वो ये चीज़ कर सकते हैं कि हमारे जो सर्कल्स के अंदर आती हैं चीज़ें। और मेरा फ्यूचर में यही है कि आपने सेटअप भी करना है, तो उसमें जो हमारे रिसोर्सेज होंगे हम डेफिनेटली अपने मुल्क से ही, अपने इलाके से ही उनको यूटिलाइज़ करेंगे। तो उसमें एक तो आपको, आपके लिए भी फ़ायदा है और उनके लिए भी फ़ायदा है। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि बेशुमार बच्चे जो है ना, वो प्राइमरी स्कूल नहीं है, प्राइमरी स्कूल्स की एजुकेशन हासिल नहीं करते, बेशुमार मसाइल हैं। आप लोगों की ज़िंदगी के लिए, आप उनकी बेहतरी के लिए क्या करना चाहते हैं? आई थिंक वहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, जो स्कूल सिस्टम है ना, जो वहाँ के प्रोफेसर है ना, वही अप टू डेट नहीं है। सबसे पहले तो वो पीछे है। हाँ, उनको नहीं आइडिया कि दुनिया में क्या चल रहा है। इस वक्त आप देखें, लोग एआई का बात कर रहे थे, अब एआई भी बहुत एडवांस हो गया, एजेंटिक एआई, उससे भी आगे की बात अब चल रही है, ठीक है। तो वो अभी भी बहुत मतलब उनके सिस्टम नहीं है, कंप्यूटर सिस्टम नहीं है। तो आपका जो गैप है ना, एजुकेशनल गैप और इंडस्ट्रियल गैप है ना, एकेडमिक और इंडस्ट्रियल, ये बड़ी रुकावट है तरक्की में, बहुत बड़ी रुकावट है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट का मसला है। अब देखें, आप बच्चे को स्कूल भेज भी देते हैं, वहाँ पर पढ़ाने वाले को खुद नहीं पता कि क्या पढ़ाना है, ठीक है। तो वो क्या होगा? तो मेरा ये मानना है कि हम इंस्टेड ऑफ कम्पीटिंग विद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हम वहाँ पर शार्ट कोर्सेज जो है ना, ये सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में बेनिफिशियल होंगे। हर स्कूल के अंदर, हर अदारे के अंदर एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जिसके अंदर वो सिर्फ़ और सिर्फ शार्ट कोर्सेज हों, 6 महीने 1 साल के कोर्सेज हों, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ एडवांस एजुकेशन हो। और उसमें स्ट्रक्चर डेफिनेटली आप कश्मीर में आप एक्सपेक्ट करें कि वहाँ पर सारे लोग अच्छे मिलेंगे, नहीं है। तो उसमें वर्चुअली भी हों, यहाँ के लोग कनेक्ट हों जो इंडस्ट्री के साथ लिंक हैं, या पाकिस्तान से इंडस्ट्री के लोग कनेक्ट हैं जो, तो वो उनको एक अच्छा लाइक स्टैंडर्ड एजुकेशन दे। और दूसरा, टीचर्स के लिए मेरे ख्याल में प्रोग्राम होना चाहिए कि टीचर्स जब तक नहीं अप टू डेट होंगे तो वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन आदिल भाई, मैं ये समझता हूँ कि वहाँ के जो कानून बनाने वाले लोग हैं, वो कौन है? जो आज़ाद कश्मीर असम्बली के लोग हैं, वो ही अपडेट नहीं है, वो ही पढ़े हुए नहीं है वो, क्योंकि जो पॉलिसीज़ हैं वो इन लोगों ने बनानी होती है, और इन लोगों ने आप आगे जो मुख्तलिफ कानून बनाने होते हैं, मुख्तलिफ पॉलिसीज़ बनानी होती हैं। तो जब वो अपडेट नहीं होंगे तो फिर आगे वो क्या अपडेट करेंगे? देखिए, कानून बनाने वाले से ज़्यादा मेरे ख्याल में वो उन्होंने तो कभी कुछ करना नहीं है, ठीक है, और ना ही वो अपडेट हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी एक डिस्कशन है, ठीक है। क्यों ना हम
जो हम तक है वो करें। मतलब प्रोफेसर्स को तो आप अपडेट कर सकते हैं ना। लेकिन वही तो अदारे करेंगे ना। फॉर एग्जांपल आपका प्रोफेसर जिस अदारे के अंदर आता है या जिस महकमे के अंदर आता है, वहाँ पे लोग जब एजुकेटेड नहीं होंगे तो फिर वो आगे कैसे उनको implement देखिए, करें? आप अमेरिका में देखें, जितनी भी टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी प्राइवेट हैं। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर भी इतनी अच्छी नहीं है। सही। तो हमें प्राइवेट सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करना है इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। आप जब अच्छे इंस्टीट्यूट ख़ुद से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के थ्रू करेंगे ना, तो दूसरे देख कर सीखेंगे। अगर वो कहते हैं ना, आपका दोस्त अच्छा कमा रहा है ना, तो आप लाजमी उससे सीखते हैं कि यार ये कैसे अच्छा कमा रहा है। तो अगर प्राइवेट अदारों के अंदर, मसला ये है कि वहाँ के प्राइवेट अदारों के अंदर भी जो प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं वो इस अप टू डेट नहीं होते ना। आपको सबसे पहले वो चीज़ को अपडेट करनी है, क्योंकि किसी भी कंट्रीज़ की बेस मेरे ख्याल में गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा नहीं कर सकती। गवर्नमेंट आपके लिए क्या करेगी? वो कुछ नहीं करेगी। आपके प्राइवेट अदारों को स्ट्रॉन्ग करना है आपने। लेकिन आदिल भाई, मैं न्यूयॉर्क हेल्थ एंड हॉस्पिटल में काम करता हूँ। एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, और इन्होंने भी अपने आप को अपडेट्स किया है, उसमें प्राइवेट सेक्टर से या आम लोगों को उसमें लेके आए हैं ताकि वो वक्त के साथ साथ चीज़ों को बदलें। हाँ। ये हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे अस्पताल तो अभी भी जो गुज़श्ता 70 सालों में जिस तरह का सिस्टम चल रहा था, एजुकेशन में भी ऐसे ही है, हॉस्पिटल में भी ऐसे ही है। तो हम अभी वहाँ पे खड़े हैं, 70 साल पीछे खड़े हैं, तो ये कैसे डेवलप हो गए? टू बी ऑनेस्ट, हमारा मुल्क का बस मैं लोगों को यही कहूँगा कि ख़ुद से बाहर निकल कर ख़ुद से कुछ करें, तब होगा। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट को देखते रहेंगे तो फिर तो नहीं होगा। और ख़ास तौर पे कश्मीर में तो मतलब बहुत पीछे हैं हम लोग ना। मैं पाकिस्तान के लिए इतना वरी हूँ कि वहाँ पर सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, तो कश्मीर तो हाँ, वो वहाँ से बहुत पीछे है। तो क्योंकि दिखता है ना, आप यहाँ का इकोसिस्टम और वहाँ का इकोसिस्टम को कंपेयर करें ना, आपको समझ आती है यार हम लोग वाकई बहुत पीछे हैं। ये जो ये रिसर्च कर रहे हैं या ये जो नए टेक्नोलॉजी, लेकिन ये चाहे हुक्मरान वो पाकिस्तान के हैं या आज़ाद कश्मीर के हैं, वो ये मानने को तैयार नहीं है कि हम पीछे हैं। वो कहते हैं ऐसे सिस्टम चलेगा। असल में देखें, कश्मीर का तो अभी बहुत हम पीछे हैं। हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है, हमारे पास आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। पाकिस्तान में मैं ये नहीं कह सकता कि लोग पीछे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में रिसोर्सेज भी हैं, बहुत टैलेंटेड लोग भी हैं। वहाँ पर सिर्फ एक प्रॉब्लम है, करप्शन है। और गवर्नमेंट के अंदर बहुत अच्छे से सॉफ्टवेयर सोल्यूशन भी बनाए हुए हैं, लोग काम भी कर रहे हैं और बहुत टैलेंटेड लोगों को हायर भी करते हैं। वहाँ पर काम करने नहीं देते। वहाँ पर सीन थोड़ा और है। लेकिन कश्मीर का इशू ये है, कश्मीर के पास है ही नहीं है ना। एक चीज़ होती है हो करना, यूज़ करना, एक होती है कि आपके पास है ही नहीं है। लेकिन जब आप सोर्स की बात करते हैं ना, तो इन मुल्कों में भी पहले ऐसे ही था कि सोर्स नहीं थे, लेकिन इन्होंने सोर्स जनरेट किए हैं। तो क्यों हमारी जो आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है, ये ऐसे कंपनीज़ को हायर करे, ऐसे लोगों को हायर करे जो पढ़ा लिखा हो, जो टैलेंटेड हो। जो टैलेंटेड लोग हैं वो बाहर आने के बजाय वहाँ पे ही वो सोर्स जनरेट करें। यही तो प्रॉब्लम है। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं जब पाकिस्तान में था, हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे थे गुमाना के नाम से, टूरिज़म का। तो मैं सेक्रेटरी टूरिज़म से मिला था उस वक्त। मैंने उसको ये बात बताई तो मुझे ये पता चला कि इनके पास तो टूरिज़म का ही डेटा नहीं है, क्योंकि कश्मीर का एक बहुत बड़ा सोर्स है टूरिज़म। आप अगर सिर्फ टूरिज़म को ऑटोमेट कर देना यूजिंग टेक्नोलॉजी, आप बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और उसमें लोगों को गाइड करें, फैसिलिटीज़ उसके अकॉर्डिंगली कर लेना। सिर्फ एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपके गवर्नमेंट चलेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऊपर बैठे हुए बंदों को ऑटोमेशन का क्या पता। मतलब अब नायल बंदे बैठे होंगे तो वो तो नहीं करेंगे ना ऑटोमेशन। तो ये चेंज कैसे आएगी? क्या लोगों को तो शऊर किसी हद तक आया है, लेकिन अभी भी वोट का जो इस्तेमाल है ना, आई थिंक वो अगर बेहतर करें और पढ़े लिखे अच्छे लोगों को आगे लेके आएँ तो वो ये बदल सकते हैं। कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर अमेरिका ने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया है, ये तो हमसे भी गे गुजरे थे। जो हमारा जो पाकिस्तान है या इंडिया है, इनसे भी गे गुजरे थे। और इन्होंने अगर अपने आप को इतना जल्दी डेवलप किया है, और उसकी बेसिक वजह एजुकेशन है, और इनके पास सोर्स भी उन्होंने जनरेट किए हैं। अब मैं वही बात है ना कि अब क्या करेंगे। मतलब यहाँ पर आप देखिए, कोई अच्छा बंदा जाता भी है तो वो कश्मीर में जाकर काम नहीं करता, वो जाकर कहीं इस्लामाबाद, रावलपिंडी या कराची में काम करेगा। तो जब तक लोग वहाँ पर काम नहीं करेंगे ना अच्छे, और
अच्छे लोग काम तब करेंगे जब आप उनको बेनिफिट देंगे। अब अगर आप बेनिफिट नहीं देंगे, एक बंदा वो इतना अपने ऊपर इन्वेस्ट करके जाके मेरे ख्याल में विदाउट बेनिफिट वो नहीं बल्कि करेगा। मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे लोग यहाँ से जाके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ का जो माहौल है ना, उनको वो अंगेज ही नहीं कर सका। जो हाँ। स्पेशली जो आज़ाद कश्मीर के बेशुमार लोग ओवरसीज़ हैं, ये अपने मुल्क के लिए वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ का जो सिस्टम है उनको सपोर्ट नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक कंपनी बनाते हैं, आपकी कंपनी चल जाती है, तो उस पे फिर आपका जनाब कभी पुलिस वाले आ गए, कभी इनकम टैक्स वाले आ गए, कभी कोई हुकूमती हो गए। वहाँ पे कल्चर ऐसा है। यहाँ पे एक देखें कि इंडिपेंडेंट बिजनेस कैसे ग्रो होता है यहाँ पे, ये फैसिलिटी वहाँ पे नहीं है। हमारा कश्मीर का ना बहुत अनफॉर्चुनेटली बड़ा मिक्स्ड अप सिस्टम है। अब लोग यहाँ से जाकर वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे, कश्मीर में नहीं करेंगे। जब तक मैं तो ये कहता हूँ कश्मीर की गवर्नमेंट ही नहीं होनी चाहिए अगर आप इतना ही कर रहे हैं, क्योंकि देखिए डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब तक नहीं होगी, आप एक स्टेट हैं, ठीक है, आपके रिसोर्सेज पहले ही बहुत कम है, तो या तो आप डायरेक्टली लोगों को कन्विंस करें कि आपके स्टेट में इन्वेस्ट करें। अगर ऐसा नहीं है तो आपको फिर फेडरल के साथ रहना चाहिए, क्योंकि देखिए अब आपके ऊपर लोग कैसे इन्वेस्ट करेंगे। मतलब आप हैं तो स्टेट हैं, एक नाम का आपका अपना वज़ीर आज़म है, एक सदर है, मतलब ये लेकिन पास कुछ नहीं है। पॉलिटिकली एक हमारा ऐसा फंसे हुए हैं हम ना कि वहाँ पर आपके पास राइट नहीं है। अगर कोई फॉरेन डायरेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते हैं ना, वो डायरेक्टली पाकिस्तान में करेगा, आप में नहीं करेगा, तो आपकी गवर्नमेंट स्ट्रांग नहीं हो रही। सही, मतलब ये आप देखें पॉलिटिकली ये एक बहुत बड़ा बीच में से प्रॉब्लम है जो कि कश्मीर के लोगों को। लेकिन बदकिस्मती है कि जो हमारे सियासतदान हैं आज़ाद कश्मीर के, वो इंडिपेंडेंटली कहीं पे बात भी नहीं कर सकते, उनको अख्तियार ही नहीं है। तो बस उससे फॉर एग्जांपल हमारा जो वज़ीर ख़जाना है, और आज़ाद कश्मीर में प्रॉब्ली कभी सुना नहीं है, कोई होगा वज़ीर ख़जाना होगा, उसका कभी फ़ॉरेन टूर नहीं हुआ। मैंने कभी मीडिया पे नहीं देखा कि कोई उसका फ़ॉरेन टूर हुआ है कि उसमें वो बाहर से इन्वेस्ट लेके वहाँ पे आए। प्रॉब्लम यही है ना कि जितनी भी अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो भी रही है वो पाकिस्तान में हो रही है, डायरेक्टली कश्मीर में नहीं हो रही ना। क्योंकि आप समझें, हम कश्मीर की गवर्नमेंट तो हैं, लेकिन हमारे ऊपर में कुछ नहीं है। मतलब गवर्नमेंट स्ट्रांग कब होती है? जब आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है, आपके ऊपर हो रही है। अभी ना आप उससे बेहतर है कि आप फेडरल को कहें कि यार हमें आप अपना पक्का पार्ट बना दें, वो ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा, क्योंकि फिर आप आपने कहेंगे यार हमारे राइट कहाँ है, फिर आपकी वो होगी। अब आपकी एक गवर्नमेंट भी है, आप एक प्रॉपर अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट भी कहना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास एग्जैक्टली राइट भी नहीं है कि अगर कोई बंदा बाहर से करना भी चाहता है तो उसका लीगली वे ये है कि वो पाकिस्तान में करेगा। आप ये क्यों नहीं कहते कि रियासत जम्मू कश्मीर को ये दोनों लोग निकल के एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाए ताकि ये ग्रो अप करे, और ये तो टूरिज्म को मैं तो कब से कहता हूँ भाई, मैं तो यही चाहता हूँ कि ये देखो, उसके लिए अकेला आज़ाद कश्मीर काफ़ी नहीं है, क्योंकि एक छोटा सा है ना, उसमें तो आज़ाद कश्मीर के पास तो इतने रिसोर्सेज ही नहीं है, वो एक कंट्री की सूरत में नहीं चल सकता। आप वो दोनों पार्ट मिल के एक अच्छा बना सकते हैं। अगर वो दोनों नहीं है ना तो फिर आपके लिए इशू है। नहीं, दोनों हो सकते हैं ना, जो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जो पाकिस्तान के पास है और जो इंडिया के पास है, ये दोनों अपनी फौजें निकालें। हाँ ये नहीं, ये तो हर कश्मीरी यही चाहता है ब्रो कि हम ऐसी स्टेट बने और हमारा फिर तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। फिर देखिए चाइना हमारा नेबर है, इंडिया हमारा नेबर है, पाकिस्तान आ जाएगा, फिर अफ़गानिस्तान तक हमारी एक्सेस बहुत इजी है, तो हम तो दुबई बन जाएंगे ना, हम तो स्विट्ज़रलैंड है ना। हम खूबसूरती के लिहाज से दुनिया के बहुत खूबसूरत है, मतलब बड़ी बड़ी आप जगह घूमें, कश्मीर जैसी जगह नहीं है। और जियोग्राफिकली हम इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि ट्रेड करने के लिए चाइना सबसे बड़ी दुनिया की मार्केट है, इंडिया इस वक्त दूसरी बड़ी मार्केट में जा रही है, पाकिस्तान भी बहुत स्ट्रांग है, के साथ हमारा बॉर्डर। हाँ, और हम बन जाएंगे दुबई। आपने सामान कश्मीर के अंदर रखना है और ट्रेड करना है तीनों कंट्रीज़ में, तो आप कुछ भी ना करें ना, सिर्फ यही कर लेना, तो आप तो स्टेबल है। फिर टूरिज़्म को आप इग्नोर नहीं कर सकते कि टूरिज़्म ऐसी इंडस्ट्री है जो किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, और यकीन माने कि वहाँ पे आप पूरी दुनिया घूम लें, उस जगह से खूबसूरत जगह कोई नहीं है। नहीं, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास रिसोर्सेज बहुत हैं हम जिनसे मोनेटाइज कर सकते हैं, लेकिन हमारी पॉलिटिकली हम ऐसे स्टेज के ऊपर है ना कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। और कभी कभी सच में दुख होता है कि हमारे लोग भी बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि मैं AJK यूनिवर्सिटी के अंदर गया हूँ सर, ठीक है,
वहाँ के मैं गोल्ड मेडलिस्ट के साथ भी रहा हूँ, वो उनका लेवल वो नहीं है। मतलब आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आप एक चीज़ होने चाहिए, ठीक है। तो अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। जो बंदा गोल्ड मेडलिस्ट यहाँ पे होता है ना, वो जीनियस होता है यहाँ। हाँ, मतलब देखें तो आप वही HTML CSS की बात करें, अगर कंप्यूटर साइंस में कहें, वही बेसिक नॉलेज। और सबसे बड़ा यहाँ पर आपने देखा होगा हमारे कम्युनिकेशन का बहुत इशू होता है। तो हम बहुत मुश्किल सिचुएशन में हैं जब तक हम आज़ाद। लेकिन ये सवाल ये है कि इस मुश्किल सिचुएशन से कौन निकालेगा हमें? इस वहाँ के लोग निकालेंगे? वहाँ की हुकूमत तो वो तो 70 सालों से आपने देख लिया है। वहाँ से इस सिचुएशन से निकालने में सिर्फ और सिर्फ मैं जो समझता हूँ ना, अवाम है। अवाम ही है। राइट लोगों को देखिए अब अवाम क्या कर रही है, अवाम कहती है अच्छा हम तंग आ गए तो वो मूव कर जाएगी इस्लामाबाद, पिंडी या लाहौर। तो मतलब अल्टीमेटली सॉल्यूशन ना हुआ ना। अब देखिए इस वक्त हो क्या रहा है, जितने भी लोग हैं अच्छी तालीम के लिए या अच्छे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जिनके पास रिसोर्सेज आते हैं वो मूव कर जाते हैं। अब बाकी जो लोग बचते हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं, उनका क्या कसूर है? मतलब सेल्फिशपन तो हो रहा है ना। अब देखें मेरे पास रिसोर्सेज हैं, मैं अमेरिका तक आ गया, ठीक है। लेकिन मेरे ही कज़न, ताए, चाचा, मामू के बेटे जिनके पास रिसोर्सेज नहीं, वो यहाँ तक नहीं आ सकते। तो वहीं पिस रहे हैं, वो वहीं पिस रहे ना। अब ये सॉल्यूशन ना हुआ। जिसके पास रिसोर्सेज आते हैं, अब मैंने एक चीज़ देखी है, जिसके पास रिसोर्सेज थोड़े बहुत आते हैं वो एजुकेशन लेते हैं, थोड़ी बहुत जितनी ले सकती है, जाते हैं दिहाड़ी लगाते हैं, फैमिली को सपोर्ट करते हैं। थोड़ा सा ऊपर होते हैं वो कश्मीर को छोड़कर कहीं पाकिस्तान के किसी में जगह में चले जाएंगे। तो अल्टीमेटली हम अपनी लॉन्ग टर्म नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ नहीं कर रहे। या तो हम पाकिस्तान के अंदर सारे माइग्रेट हो जाएंगे, सिर्फ कश्मीर में हमारा पीछे थोड़ा बहुत एक वो रह जाएगा, या तो हमें कोई सलूशन चाहिए कि हाँ वहाँ पर कि बाहर भी बहुत लोग आ जाते हैं ना, ज़रा सा उनको स्पेस मिलता है तो वो कोशिश करते हैं कि यहाँ से किसी तरीके से निकलें। डेफिनेटली इस वक्त यही तो सबसे बड़ा मसला बन गया ना। तो लेकिन प्रॉब्लम उन लोगों की नहीं है जिनके पास रिसोर्सेज हैं, प्रॉब्लम उन लोगों की है जिनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है। आप कितने परसेंट, 40%, 30% लोगों के पास रिसोर्सेज होंगे, लेकिन जो बाकी 60% लोग बचते हैं ना, उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं, और वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा मसला है। मतलब पाकिस्तान में आप देखें तो ऑन एवरेज एवरीबॉडी हैव एन लाइक बेसिक राइट सेम, लेकिन कश्मीर में ऐसा नहीं है। जिनके पास रिसोर्सेज हैं वो एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, वो कश्मीर को छोड़ के कहीं चले जाते हैं, वो मज़े लेने के लिए गर्मियों में कश्मीर में घूमेंगे। लेकिन जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है ना, वो वहाँ पर पिसते रहेंगे। वो उनके खाने पीने उठने का कुछ ज़रिया नहीं है, और जब उनके पास रिसोर्सेज आते हैं वो भी बस निकल जाते हैं। तो ये सर्कल कभी ख़त्म नहीं हो रहा। अब इस सर्कल को ख़त्म करने के लिए ना ही तो गवर्नमेंट काम कर रही है, ना ही सिविल सोसाइटी कोई काम कर रही है, ना ही NGOs कुछ काम कर रही है, कोई भी नहीं कर रहा। क्योंकि वही बात है, जिसके पास मैंने ये चीज़ देखी है रिसोर्सेज आते हैं वो निकल जाता है वहाँ से। आप भी देखें। बिल्कुल। तो इस सारी सिचुएशन में जो गरीब लोग हैं, जो पिसा हुआ तबका है, वही पिसा जा रहा है। और वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे ना। लाइक अब मेरे पास तो कुछ है नहीं है, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर मुझे मौका मिला तो हम जितना लोगों को, मतलब देखिए आपको मसला वहाँ पर है, इंडस्ट्री नहीं है ना, आपको मूव करना ही पड़ता है अल्टीमेटली। आप कितने लोगों को आप आज़ाद कश्मीर मुझे बताएं कितने लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। एक इंडस्ट्री आपके पास टूरिज़्म की, अगर आप इस पे फोकस करें, लोगों को फ्री में आप स्कीम्स दें कि यार ये करें और उनको ट्रैक करें, तो आपके लोग वहाँ पर कुछ ना कुछ स्टेबल कर सकते हैं। अब देखिए ना, जो टूरिस्ट जो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल वो नीलम वैली में जाता है, तो उसको वहाँ पे उस तरह की सहूलतें हों, वहाँ पे जो रहेगा, वहाँ पे पैसा खर्च करेगा, वहाँ पे सोर्स निकल आएंगे, लेकिन यह है कि उस पर काम ही नहीं हो रहा। अब गवर्नमेंट के पास ऐसा क्या है प्रोजेक्ट है कि जो कश्मीर में लगाए? मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट हो सकते हैं जो कि लगते ही नहीं है, नंबर 1 पे बहुत कम लगते हैं। अब IT का एक ऐसा काम है कि गवर्नमेंट अच्छे हर इलाके में, जैसे नीलम है, मुजफ्फराबाद है, कोई और है, वहाँ पर गवर्नमेंट अपनी फंडिंग करे, जहाँ पर बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट लगाए, अच्छा इंटरनेट प्रोवाइड करे, और उन लोगों को जो इस्लामाबाद में मूव हो रहे हैं, बाकी जगह पे मूव हो रहे हैं, उनको रोकें, उनको कहें कि आपको हम सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर देंगे। अगर ये रोकेंगे नहीं ना, तो आपका सारा का सारा जो यंग टैलेंट है ना, वो बाहर जा रहा है। अच्छा, मैं उसकी निस्बत में कल एक इंटरव्यू सुन रहा था रियासत जम्मू कश्मीर के दूसरे साइड पे, जहाँ इंडियन साइड पे, तो वहाँ पे एक वकार पासवाल हैं,
हमारे एक दोस्त इब्रार क्रैशी उनका इंटरव्यू कर रहे थे, तो वो ये कह रहे थे कि वो किसानों को हर महीने वो किसान कोई काम करता है या नहीं करता, किसान है वो अगर वो, तो उसको 2000 रुपया वहाँ पे वो देते हैं, क्योंकि ये यहाँ से अगर इसकी फसल इस दफ़ा नहीं हुई तो ये यहाँ से भाग के ना जाए, कहीं और ना चला जाए, तो वो वहीं पे रहे। और उनको किसानों को इतनी सहूलतें दी हैं कि वो कोशिश करते हैं कि अभी हम इस जो गंदम उगाएँ, मकई उगाएँ, या कुछ हम किसानों के लिए बड़े पैकेज हैं वहाँ। असल में अनफॉर्चुनेटली पूरे कश्मीर में आप देखें तो बहुत ज़्यादा किसान भी आप ना वो सिर्फ ज़मीन पे रिलाई नहीं कर सकते। हमारे पास ऐसी ज़मीनें नहीं हैं, तो आप ये नहीं कह सकते क्या एक फैमिली को नहीं चला सकते ना, मतलब आपके पास ऐसी ज़मीनें नहीं हैं। मतलब इंडियन साइड कश्मीर की अगर बात करें ना, तो वहाँ पर आप एक्चुअली आपके पास लैंड है जिसमें आप काम कर सकते हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर के साइड पे आएँ तो बहुत कम ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें आप ये काम कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं है। ज़रूरी ज़मीनें कम हैं, लेकिन कम है, इतनी भी कम नहीं है कि हम उस पर बिल्कुल कोई, क्योंकि वहाँ पे लोग देखते हैं ना, अगर हम एक फसल लगाएंगे उससे हम वाकई पूरे साल का पैसा बना लेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कश्मीर का मसला ये नहीं है, कश्मीर का मसला है कश्मीर ने अपनी स्ट्रेटजी लाइक स्विट्ज़रलैंड की तरह अडाप्ट करनी है, क्योंकि कश्मीर नंबर 1 पे कश्मीर का सबसे बड़ा ज़रिया लोगों को रोकने का टूरिज़्म हो सकता है। टूरिज़्म जब आएगा उसमें इंटरनेट भी आएगा, उसमें रोड्स भी आएंगी, उसमें बाकी फैसिलिटीज़ भी आएंगी, और लोग वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ पर जब बिज़नेस बनेंगे वहाँ ही ITs की कंपनीज भी होंगी, इंटरनेट अच्छा होगा, तो आपको लोगों को स्टॉप करना है। अगर आप ये काम नहीं कर सकते ना, ये आहिस्ता आहिस्ता थोड़े अर्से बाद ऐसा होगा जंगल ही बन जाएगा। वो जंगल क्या, वो वहाँ पर जंगल भी तो नहीं है ना, जंगल भी सारा काट दिया हुआ। सबसे बड़ा तो मसला ये है ना। सही, तो मतलब यहाँ वहाँ पे ज़िंदगी के आसार कम नज़र आएंगे फिर आपको। आप देखिए, आप जाके अलास्का में रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। इवन कि अलास्का में आपको हर तरह की सहूलत है, हर तरह की सहूलत है, आप रहेंगे? नहीं रहेंगे ना, बिल्कुल। तो मतलब आपने अलास्का नहीं बनाना उसको अमेरिका का, आपने उसको ऐसी स्टेट बनानी है कि जहाँ पर लोग रहें। मुजफ्फराबाद में काफ़ी, आप देखिए मुजफ्फराबाद में IT की फैसिलिटीज़ हों, लोग क्यों नहीं रहेंगे? क्यों नहीं रहेंगे? बिल्कुल, इतनी खूबसूरत जगह है। मतलब आप टूरिज़्म को कर सकते हैं, बाकी चीज़ें को। तो असल में प्रॉब्लम वही है, जो जिन लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है वो वहाँ पर रह रहे हैं, और जिनके पास हैं वो निकल रहे हैं। और अच्छे लोग जब निकल जाएंगे ना, तो पीछे तो फिर क्या वही बचेगा। नाज़रीन, थैंक यू सो मच। हमारा ये गुफ्तगू करने का ये मकसद था कि हमारे लोगों तक हमारी आवाज़ पहुँचे, और लोगों तक हमारे व्यूज़ पहुँचे कि हम क्या चाहते हैं। हम अपनी रियासत के लिए कोसों मील दूर आके भी हम अपने लोगों के लिए सोचते हैं, कोसों मील हम आके यहाँ पे सोचते हैं कि हमारे मुल्क में ऐसा क्यों नहीं है, और हमारे लोग जो दिन ब दिन पीछे क्यों जा रहे हैं। आप ये गुफ्तगू सुनें, आप ख़ुद तज्ज़िया करें, और रियासत जम्मू कश्मीर का रहने वाला हर फर्द ये सोचे कि हमने रियासत को कैसे बदलना है। उसके लिए अपना अपना किरदार अदा करें, अपने हिस्से का काम करें, और ऐसे लोगों को इंतखाब करें जो पढ़े लिखे हों, जो अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हों। ये जो गुज़श्ता 70 सालों से हमारे लोग दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं, दिन ब दिन दूसरे मुल्कों से आगे जाने के पीछे हो रहे हैं, उससे बचने के लिए हमारे हुक्मरानों को, हमारे लोगों को, हर बंदे को सोचना चाहिए, तो फिर ये मामलात बेहतर हो सकते हैं। आप सब लोग हमारे जितनी भी गुफ्तगू है इसको गौर से सुने। इसका मकसद ये होता है कि आप भी सोचने पे मजबूर हों कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें हम बेहतरी कर सकते हैं, जिनमें हम दुनिया के साथ मुकाबला कर सकते हैं। हमारी एजुकेशन देखें आप, हमारे हॉस्पिटल देखें आप, हमारे बाकी रिसोर्स देखें आप, तो हम क्यों आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी नस्लों का क्या होगा जब हम सब लोग बैरून मुल्क आ जाएंगे, कोई वहाँ से माइग्रेट करके दूसरे इलाके में चले जाएंगे, तो फिर वहाँ पे क्या कौन सा कानून होगा, कानून की बालादस्ती कैसी होनी चाहिए, और ये कानून और ये सारी पॉलिसीज़ किसने बनानी है। हम ऐसे लोगों को चूज़ करें कि जिनको पता हो कि हमने पॉलिसीज़ कैसे बनानी है, जिनको पता हो कि हमने ये मुल्क के जो रिसोर्स हैं उसको कैसे बनाना है, उनको कैसे प्रोड्यूस करना है। तो ये सारी चीज़ें आप भी सोचें, सोच ही सकते हैं हम अपने मुल्क के लिए, अपनी रियासत के लिए, अपने लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।